Hello students, so here your subject accounting, that is the second unit, theory base of accounting. In my previous video I've given some explanation about accounting concept, example like going concern concept, money measurement concept, business entity concept, etc. अकाउंटिंग जो concept होता है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया था. And also I have given explanation about accounting convention. Okay, now accounting concept का मतलब क्या है? Accounting concept मतलब universally accepted है. Accounting convention, accounting concept, accounting principles which is called generally accepted accounting principle, right? ये rules है, guidelines है, regulations है, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब यूनिवर्सली मतलब पूरा होल वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा होल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है. जैसे मैंने एग्जांपल्स आप लोग को पहले समझाया था कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट का जो अमाउंट होगा क्रेडिट का अमाउंट वही होगा. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो होगा राइट हैंड साइड का आंसर वही होगा. फिर मैंने समझाया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स एक साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दैट इज द टोटल लाइबिलिटीज. टोटल लाइबिलिटीज मीन्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है. तो ये जो रूल्स है ये पूरा होल वर्ल्ड में माना जाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. लेकिन जो कन्वेंशन है स्टूडेंट, कन्वेंशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, माने पूरा होल वर्ल्ड में ये नहीं चलता है. ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन इज डेवलप्ड बाय ट्रेड प्रैक्टिसेस, यूसेज एंड कस्टम्स. देखो स्टूडेंट, भारत के स्थितियों को देखते हुए जो रूल बनाए गए उसे कहा जाता है कन्वेंशन. अभी देखो स्टूडेंट, ये सब कुछ उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आए. जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल के साथ अटैच नहीं होगे, तब तक समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा, ठीक है. फिर भी थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करो, ठीक है. तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है एक कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है. जैसा मान लो आप रेस्टोरेंट में गए हो, खाना खाए और आपका पास वो आया वेटर, ठीक है. वेटर आया तो वेटर को क्या देते हैं हम लोग? टिप देते हैं ना, राइट. तो देखो ये जो टिप देना है वेटर को, ये आपका चॉइस है, राइट. जरूरी नहीं है कि मेरा भी चॉइस हो. अंडरस्टूड? वेदर टू गिव टिप टू वेटर और नॉट, इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है. तो इतना ही समझ लो अकाउंटिंग कन्वेंशन. तो सर अकाउंटिंग कन्वेंशन के एग्जांपल्स क्या क्या होता है? जैसे फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, ये एग्जांपल्स हैं. ओके, तो दिस टॉपिक्स वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर मीन्स क्या है? फुल डिस्क्लोजर मीन्स जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस को, जितना सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज करो, सबको दिखाओ. जितना सारा इंफॉर्मेशन है सब डिस्क्लोज करो, सब दिखा दो, ठीक है, कुछ भी छुपाओ मत. ओके, फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही है. तो देखो यहां में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एज पर दिस कंसेप्ट it is responsibility of a company to disclose its accounting information correctly. तो इस कंसेप्ट का हिसाब से क्या है, एक कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको अच्छी तरह से डिस्क्लोज करो, करेक्टली डिस्क्लोज करो. झूठा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो मत करो, डिस्क्लोज मत करो. बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. क्योंकि ये जितना सारा इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो किन लोगों के लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए, ठीक है. जैसा स्टेक होल्डर्स क्या होता है, जैसे इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है,
लेंडर्स होता है, सप्लायर्स होता है, ठीक है ना। ये मैंने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में समझाया था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो लोग सही तरीके से इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो डिस्क्लोजर यही कहता है कि सब कुछ जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय यूजर्स लाइक investors, I said, lenders, suppliers and others, okay। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है आगे जाके आप लोग सीखोगे, जैसे हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करता है, बिजनेस का एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करता है कि कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटी है ईयर के एंड में, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग आगे जाके सीखोगे। तो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होता है स्टूडेंट, उसका इंफॉर्मेशन जो निकल कर आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है ईयर के एंड में, तो ये सब किसको किसको प्रोवाइड किया जाता है, किसको कम्युनिकेटेड किया जाता है, डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेटेड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो लोग सही तरीके से डिसीजंस ले पाए, ठीक है ना। तो दिस enables the users to take correct decisions about the profitability and financial soundness of the enterprise। तो मैंने कहा जैसा कि जो यूजर्स होता है, यूजर्स इन इंफॉर्मेशन को यूज करता है और जो सही इंफॉर्मेशन होगा उसको करेक्टली मतलब डिसीजन ले पाता है, सही तरीके से डिसीजन ले पाता है अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन से पता ये भी चलता है कि बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस का वीकनेसेस क्या है, ठीक है। तो वेरी सिंपल अबाउट फुल डिस्क्लोजर। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही याद रखो स्टूडेंट, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज करो, ओके। तो दिस इज अबाउट फुल डिस्क्लोजर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मतलब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को शो करो अकाउंट में, ठीक है। और फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, जितना भी इंफॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज करो। और मेटीरियलिटी क्या कहता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को ही डिस्क्लोज करो, ठीक है। तो मेटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस will be recorded in books of account which are important। तो according to this concept, only those transactions you will record in the books which is very important, okay। तो मेटीरियलिटी यही कहता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करो, अंडरस्टूड। तो मेटीरियलिटी मीन्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम। क्या है मेटीरियलिटी का मतलब है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है सिर्फ उसी को ही शो करो। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, आइटम्स कैन बी राउंडेड ऑफ। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, ओके। राउंडेड ऑफ मीन्स जैसे एग्जांपल लाइक मान लो आपका जो अमाउंट है सपोज 5.20 रुपीज है, ठीक है। आप इसको रिकॉर्ड करोगे कितना रुपीस, बिकॉज वॉट एवर द ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी का टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। तो सपोज एक आइटम का जो प्राइस है सपोज वो 5.20 रुपीज है, ठीक है। 5.20 रुपीज खर्चा हुआ तो इसको रिकॉर्ड करना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक कहना है कि आप 20 रुपीज जो 5.20 आया 20 पाइस जो है उसको आप या तो इग्नोर करो या तो इसको राउंड कर दो 6 रुपीज कर दो। जैसे मान लो 5.70 पाइस, 5 रुपीज 70 पाइस, तो 5.70, तो या तो 0.70 को इग्नोर करो या तो 5.70 को 6 रुपीज बना दो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है।
जैसा आप स्टेशनरी आइटम आप लोग को मालूम है, जैसा आप इरेजर है, इरेजर जो होता है ना, तो कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो इरेजर मोर देन 1 ईयर भी यूज करता है, ठीक है, यूज करते रहता है, खत्म नहीं होता है, बहुत केयरफुली उसको संभाल के रखता है। तो मैंने पहले कहा था जिसको हम लोग यूज करता है बिजनेस में, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, एसेट्स कहा जाता है। जो मेन पर्पस नहीं होता है सेल करने का, उसे एसेट्स कहा जाता है। तो आप जो इरेजर जो यूज कर रहे हो मोर देन 1 ईयर, तो क्या ये एसेट्स हो गया? बिल्कुल नहीं, ये एसेट्स नहीं हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो होता क्या है, आप जैसे स्टेशनरी आइटम आप परचेस किया, जैसे लाइक सम स्मॉल आइटम्स लाइक स्टेशनरी आइटम्स, लाइक अपने स्टेपलर परचेस किया, ठीक है, आपने इरेजर्स परचेस किया, ठीक है, तो क्या इसको टुकड़ों टुकड़ों में दिखाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसको क्या कर दो, क्लैप कर दो, कंबाइन कर दो, कंबाइन करके एक खर्चा दिखा दो, ठीक है, जिसको कहा जाता है दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, या सन्ड्री एक्सपेंसेस। मतलब छोटा छोटा जो खर्चा है उसको सेपरेट सेपरेट करके मत दिखाओ, इसको एक काम करो, या तो इसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो और एक साथ खर्चा दिखा दो, जिस खर्चा का नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्मॉल आइटम्स लाइक स्टेशनरी आइटम्स, स्टेपलर्स, लाइक व्हाट इज दैट, इरेजर्स एक्सेट्रा कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ठीक है, उसको हम लोग यूज करता है। तो इसको एसेट्स मत कहो, इसको क्या कहो, एक्सपेंस कहो, एक खर्चा हुआ है आपका, इसको एक्सपेंस में दिखाओ, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, एंटिटी टू एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक भिखारी है, एक भिखारी के लिए 10,000 बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए 10,000 कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एंटिटी टू एंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेटेरियलिटी का मतलब सबको समझ में आया होगा। दोज आर इंपॉर्टेंट, दोज आर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम, ओनली दोज आइटम्स have to record in the books of account which are very important. Got it? तो यहां में फुल डिस्क्लोजर सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो करो, कुछ भी छुपाओ मत। मेटेरियलिटी ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को ही दिखाओ, अंडरस्टूड। ओनली द इंपॉर्टेंट आइटम्स इज व्हाट यू शो। आइटम्स व्हिच आर इमैटेरियल, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैन बी आइदर इग्नोर or combine. Got it? So this is about materiality. Understood, I think? Okay, student, the next point, conservatism, which is also known as prudent concept. Conservatism को prudent concept भी कहा जाता है. You remember this. Okay, students. What does it mean? ये concept कहता क्या है? एक ये कहता है कि देखो, this convention says that you should not recognize future profit, but if there is chance of loss, it should be recognized. एक कन्वेंशन ये कहता है कि देखो, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसको भूल जाओ, उसको रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन इफ देयर इज चांस ऑफ लॉस, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज, तो उसको रिकॉग्नाइज करो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसको आप भूल जाओ। जब प्रॉफिट होगा तब उसको रिकॉर्ड कर देना, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो उसका बारे में अभी भूल जाओ। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, तो उसको आज रिकॉर्ड करो, उसको आज शो करो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, रिकॉग्नाइजेस ऑल लॉसेस, एंटिसिपेट नो गेन। मतलब जितना भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको रिकॉग्नाइज करो, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, गेन होने वाला है, तो उसको आप भूल जाओ, ठीक है। तो दिस इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंट कंसेप्ट। जैसे एग्जांपल लाइक कोई कस्टमर है, जिस कस्टमर को आप गुड्स सेल करते हो, ठीक है, तो मान लेता है कि कुछ कस्टमर्स को आप क्रेडिट में सेल किए हो, ठीक है। अभी हुआ क्या, कस्टमर 2 टाइप का होता है, एक अच्छा वाला कस्टमर, एक खराब वाला कस्टमर। तो अच्छा वाला कस्टमर को कहा जाता है गुड डेटर,
और खराब वाला कस्टमर को कहा जाता है बैड डेटर। ठीक है, तो जो खराब कस्टमर होता है तो हम एक उम्मीद छोड़ देता है कि इससे हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, या पैसा नहीं दिया, खराब कस्टमर जो तो पैसा नहीं देता है। अगर खराब कस्टमर जो है वो पैसा पे नहीं किया तो मेरे लिए लॉस है, उसको बैड डेट कहा जाता है। लेकिन कुछ गुड कस्टमर्स होता है जो पैसा का लेन देन तो ठीक है, लेकिन कभी कभी डाउट हो जाता है किसका ऊपर, अच्छा कस्टमर्स का ऊपर। खराब कस्टमर जो है तो डाउट करने का बात ही नहीं, वो तो खराब ही है, वो पे नहीं करता है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुछ अच्छा कस्टमर्स भी होता है जो पे नहीं करता है, हमको लगता है कि फ्यूचर में इस कस्टमर से हमको पैसा नहीं मिल सकता है, आपको लग रहा है कि कुछ लॉस होने वाला है, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहा जाता है। ये आगे जाके आप लोग सीखोगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल्स है, तो इसको आज रिकॉर्ड करो। ठीक है, इसको आज रिकॉर्ड करो। ये कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है। ओके, नेक्स्ट विल प्रोसीड, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट, समझो। तो कंसिस्टेंसी को एक्चुअली बोला जाता है स्टेबिलिटी। ठीक है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी हियर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, all the accounting methods used by company should not be different in two accounting periods. There should be consistency in use of accounting methods. देखो स्टूडेंट, आप लोग को अभी अच्छी तरह से मालूम नहीं होगा, आगे जाके धीरे धीरे मालूम होगा। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करता है तो कुछ रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, आगे जाके सीखोगे। ठीक है, मेथड्स होता है, टेक्निक्स होता है। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ मेथड्स अप्लाई किया जाता है। जैसे एक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, तो इसका डिफरेंट मेथड्स होता है। जैसा एक होता है लिफो, LIFO, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में यूज किया जाता है मेथड्स। आप लोग अभी अच्छी तरह से समझोगे नहीं, आगे जाके सीखोगे। ठीक है, इसी तरह गुडविल होता है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड्स होता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सारा मेथड यूज किया जाता है गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फिर एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये आप लोगों को क्लास 11 में मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन को यूज करने के लिए, डेप्रिसिएशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी मेथड यूज किया जाता है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ में कहा गया है कि अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय कंपनी शुड नॉट बी डिफरेंट इन टू अकाउंटिंग पीरियड। जैसे अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स होता है ना, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करता है 1 ईयर का एंड में अकाउंटिंग करता है। 12 मंथ्स का एंड में हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलता है इससे, और बिजनेस का हम लोग बैलेंस शीट बनाता है जहां में एसेट्स या लाइबिलिटीज को शो किया जाता है कि बिजनेस ईयर का एंड में एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितना है। तो ये सब आप लोग धीरे धीरे जाके सीखोगे कि बैलेंस शीट क्या होता है सब। तो होता क्या है, टू अकाउंटिंग पीरियड। जैसा मान लो लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, हमने बैलेंस शीट बनाया। और दिस ईयर में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, हर साल बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप लास्ट ईयर में एक मेथड यूज किया और करंट ईयर में कुछ और मेथड यूज किया, तो इससे यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है, तो यूजर्स क्या करता है, करेक्टली डिसीजन नहीं ले पाता है। आपको अच्छी तरह से पता नहीं चल पाता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट का डिफरेंस। ठीक है, आप करेक्टली डिसीजन नहीं ले पाते हो। अभी एक ही मेथड आप यूज करते जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ, करंट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। देखो मैं स्टूडेंट, मैं ये सब डिटेल में इतना कुछ नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। आप लोग आगे जाके जब प्रैक्टिकल करोगे तो धीरे धीरे ये सब जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सब अप्लाई किया जाएगा।
ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आज समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या क्या होता है। फुल डिस्क्लोजर मतलब जितना भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है सबको शो करो। ठीक है, मेटेरियलिटी का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को शो करो, उसी को ही रिकॉर्ड करो। ठीक है ना। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है तो उसको भूल जाओ, उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको आज रिकॉर्ड करो। ठीक है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि एक ही मेथड हर साल यूज करते जाओ, एक ही मेथड हर साल यूज करते जाओ। ठीक है, कंसिस्टेंसी यही कहता है। अगर आप 2, 3, 4 मेथड यूज करोगे डिफरेंट ईयर में तो इससे आपका डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप सही तरीके से डिसीजन बिजनेस का ले नहीं पाओगे। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है। I think everybody you understood this convention. In my next video, a little bit I will give explanation about accounting standard कि accounting standard क्या होता है, accounting standards का objectives क्या होता है। ठीक है, ये मैं explain करने वाला हूँ next video में। तो I hope everybody you understand. So that's all for today. Thank you.